हमारे देश के जाने माने पत्रकार हैं, तो आज हमारे बीच में हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है। तो मैं चाहूँगा उसी प्यार, उसी सम्मान, उसी गर्व के साथ में आप सभी तालियों के साथ उन्हें बुलाएं। तालियों के साथ में मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ रवि कौशिक और मोहित का और आप सबका। सुनना सबको चाहता था, लेकिन पत्रकार में कोई ना कोई बीच में काम आ जाता है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा। सबको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं जहाँ भी रहा नए लेखकों से, नए कवियों से, नए लोगों से बहुत खुशी से मिलता रहा और उनको बढ़ाने की भी कोशिश की। आप अगर फिल्मी गीतकार इरशाद कामिल का नाम जानते हो? जी। जानते हो? उसको पहली बार छापने वाला भी मैं ही था। मैं दैनिक न्यूज़ में सब एडिटर था 1990 में, और मैं चंडीगढ़ ही रहता था और पीएचडी कर रहा था। तो उसके एक हमारे भी जैसे ये दो हैं, एक कॉमन फ्रेंड मिल गया। उसने मुझे कहा जी एक लेखक है इरशाद करके, लेकिन वो उदास रहता है क्योंकि वह अपनी कहानियां भेजता है जनसत्ता में, वहाँ एक भी कहानी नहीं छपी। तो मैं कहा तुम ऐसा करो, मेरे पास ले आओ, और वह अपनी कहानियां भी ले आए। मैं मोहाली रहता था भाई के पास, वह उसको लेकर वहाँ आ गया। उदास सा था। उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कहानियाँ लिखता हूँ, मेरी कहानी छपती नहीं। तो कोई बात नहीं, कहानियाँ लाए हो? कहता लाया हूँ, 3 कहानियाँ लाया था। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी, अखबार की दुनिया में नाइट ड्यूटी भी होती है। तो मैं उसी दिन, मुझे कहानी का पन्ना जो एडिट करता था, सप्ताह में 1 बार आता था, उसकी सामग्री देनी थी, कहानियाँ देनी थी। तो मैंने 3 कहानियाँ पढ़ ली। मुझे एक कहानी बहुत पसंद आई और मैंने तुरंत उसको प्रेस में दे दिया। सोमवार को हमारा अखबार आता था, पन्ना आता था कथा कहानी, उसमें कहानी छप गई। तो इरशाद को मैं कई बार लिखा भी है कि शायद उसकी ज़िंदगी में छपी हुई पहली कहानी मैंने छापी थी। और आज वो कहाँ है आप जानते हैं। आप में से कौन कहाँ होगा ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होंगे, ये अच्छी बात है। एक बार मैंने अपने संग्रह के लिए लिखा था, एक लाइन लिखी थी, छापी नहीं, लेकिन कह देता हूँ, आज मुझे याद आ गई वो बात। ध्यान से सुनना। नए नाई और नए लेखक से सब डरते। आता है, कहाँ तक जाता है, वह सब जानते हैं। गुलजार का असली नाम पता है? गुलजार जो गीतकार है उसका असली नाम पता है? संपूर्ण सिंह है, अमृतसर के रहने वाले हैं। और क्या काम करते थे पता है आपको? एक कार मैकेनिक थे, लेकिन शायरी करते करते गुलजार बन गए, सारे देश को गुलजार कर दिया और जय हो को कहाँ पहुँचा दिया। तो आपने जो रवि कौशिक ने कोशिश की, पहले भी करते हो, अब भी करोगे, फिर आगे भी करोगे, तो मैं आप सबके लिए दुआएं करता हूँ कि आप धीरे धीरे ग्रो करते जाओ, बढ़ते जाओ, विकास करते जाओ। उसका क्या तरीका है? बहुत लोग पूछते हैं। उसका तरीका एक ही है, मैंने भी अपनाया। कि जिस विधा में आप लिखना चाहते हो, गज़ल, कविता, कहानी, उपन्यास, पहले वो चुनो कि मैं किस विधा में
लिख सकता हूँ। शायरी है, गज़ल है, तो आप अपना एक शायर चुनो, कोई प्रसिद्ध शायर चुनो जिसको आप पसंद करते हैं। निदा फाजली को सुना होगा, निदा फाजली के बहुत सारे अच्छे शेर हैं। वो कहते हैं कि उनकी दो शेर मुझे बहुत पसंद आते हैं, याद करने की कोशिश करता हूँ, पसंद भी आते हैं तो तुरंत याद आने चाहिए। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। अंदर कहाँ अंदर? मंदिर के अंदर चढ़े घी नारियल मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा भगवान मांगे दान। ये चीजें आपने सीखनी है। यहाँ हंस जी रहते थे, कुछ लोग आपसे शायद उनमें से मिले होंगे या उनको कहीं सुना होगा। एक बार हमें इकट्ठा प्रोग्राम मिला, रोहतक में लाइव था, और वो उम्र दराज हो चुके थे। मैं ही उनको यहाँ से गाड़ी में लेके गया, मेरा भी प्रोग्राम था उनके साथ ही, और मैं साथ ही बैठा था। अब जब वो बोलने लगे तो वो थोड़ा सा अटक गए तो सामने जैसे ये रवि खड़ा है, कैमरा है, सब कुछ है, वो थोड़े हैरान परेशान हुए, लाइव चल रहा है, क्या करें। तो मैंने तुरंत उनकी पंक्तियां सुनाई। वो ये थी, मैं ना मंदिर ना मस्जिद गया, मैं ना मंदिर ना मस्जिद गया, कोई पोथी ना बाजी कभी। मैं ना मंदिर ना मस्जिद गया, कोई पोथी ना बाजी कभी। एक दुखिया के आंसू चुने, बस मेरी बंदगी हो गई। तो आपने ये सीखा है, कितने कम शब्द और कितना अच्छा भाव आप दे सके। इसी तरह मैं जो कहानीकार हूँ, तो मैंने अपने कहानीकार चुने, उनको पढ़ा, बहुत पढ़ा और सीखने की कोशिश। इस तरह आपको मैं बस इतना ही एक प्यार भरा वो मैंने समय भी लिया, और मुझे भी जाना है। आप कहेंगे अकेले बोलने बैठ गए, आपका समय ना ले लूं, तो आपको अपना एक प्रिय लेखक चुनना है, उसको पढ़ना है, नकल नहीं करनी है, लेकिन उस जैसा बनने की कोशिश करनी। शायद आपके काम आ जाए यह सीख। मैं हमेशा कहता हूँ, जब अभी जनवरी फरवरी है, अभी भी कलमें लगती हैं, फिर जुलाई में लगेंगी, तो अभी आप सारी नई कलमें हो, नए लेखक हो। मैं लगा के जाऊँगा, बीज बो के जाऊँगा, उम्मीद है आप मुझे फले फूले खिले दिखेंगे। तो एक बात थोड़ी हंसी की भी हो जाए कि यहाँ मेरा कोई मित्र सुना कर गया था, मेरे महबूब में रब दिखता है। किसको दिखता है? रब दिखता है। तो जिन दिनों वो गाना आया था, यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है, तो किसी ने उसकी दूसरी लाइन में चुटकुला बना दिया। उसने जब कहा यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है, तो लड़की ने सामने कहा ठीक है दिखता है ना, दिख गया तो माथा टेक, आगे नहीं होगा। तो ये चुटकुले भी बनते हैं, लोग लगे रहते हैं। और एक और बात मैंने अभी बैठे ही सोशल मीडिया में पढ़ता रहता हूँ,
उसका उपयोग अपने लेखों में भी करता हूँ। अगर आप नवछोड़ पढ़ते हो उसमें प्रतिदिन मेरा लेख आता है। अभी अभी पढ़ी, पहले भी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। क्योंकि आप सबकी दुनिया क्या है? प्रेम की दुनिया। शायद जैसे यहाँ एक ने कहा कि हम जहाँ जो महफिल जमाए हुए ना, ये सब टूटे दिल वाले शायर। कौन है वो? ये सच्ची बात कही है। लेखक वही बनता है उसका जब दिल टूट जाता है। ये सच्ची बात है। लेकिन वो क्या कहता है सोशल मीडिया वाला इसके, कि जब तक दुनिया में रहो, किससे रहो? प्रेम से रहो, वरना बाद में तो फ्रेम में ही रहोगे। तो किसी ने यह भी कहा, यहाँ कुछ सपने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने। वो कौन थे? कुछ सपने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। और एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हम जोकर थोड़े हैं। हम जोकर थोड़े हैं जो दुनिया को हंसाने के लिए आ जाए। ये बहुत गहरी बात है। कहने वाला तो भी क्या, मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था कि हम लेखक कोई सड़क पर, सड़क किनारे डुगडुगी बजाकर तमाशा दिखाने वाले मदारी नहीं हैं। हम लेखक लोग सड़क किनारे डुगडुगी बजाकर तमाशा दिखाने वाले नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं जो राजनेताओं के पीछे भी नहीं चलते, उनको रास्ता दिखाने वाली मशाल हैं। इसलिए शुरू की बात है, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर कवि थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। कवि सम्मेलन तब भी होता था, आज भी होते हैं। तो सीढ़ियां चढ़ रहे थे जवाहरलाल नेहरू और साथ में थे दिनकर पीछे पीछे। इतने में थोड़ा सा पांव डगमगाया, जवाहरलाल नेहरू गिरने लगे, दिनकर ने संभाल लिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, दिनकर जी आपने मुझे संभाल लिया। और दिनकर का जवाब याद रखना कि जब जब राजनीति डगमगाती है तब तब साहित्य उसे संभालता है। तो आपने वो लिखना है जो राजनीति को भी दिशा दे, राजनीति को भी मिसाल दिखाने वाले बनो। किसी की हम चमचागिरी नहीं करते, हम कर ही नहीं सकते। लेखक स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। मेरा ख्याल मैंने आपको जितना था, अब मैं आपकी उम्र की, आपकी भावनाओं की, अपनी लिखी हुई कुछ लोग सुनाऊंगा। एक तो मेरी बेटी सुना गई आपको, मैं नहीं जानता। वो मेरे बचपन की ही घटना थी। हमारे वो सीनियर थे, तो मैं हैरान हुआ। मतलब वो बात भी कुछ उसमें कल्पना भी की है कि वो ठीक था, मैं उनको पहचानता रहा, देखता रहा, लेकिन उसने तो नहीं बताया। पर मेरे लेखक ने फिर कल्पना की ये हरी ही है। तो इस तरह की कुछ आपको एक दो लोग थे। प्रेम की सुनाऊंगा। मैंने बहुत लिखी हैं और मुझे पुरस्कार भी मिले हैं प्रेम लोग। तो आपकी भावनाओं की सुना रहा हूँ। पहले तो नारी पर है, वो प्रेम कथा नहीं है, थोड़ा लड़कियाँ भी हैं, और ये भी बहुत सुनी गई, बहुत चर्चित है। नारी की दशा पर, दिशा पर, हालत पर। 7 ताले और चाबी। मतलब सिर्फ एक डायलॉग से ये लोग कथा बन गई थी। तो मैंने किसी परिचित महिला को फ़ोन किया। मेरी आदत है, जो बड़े हों छोटे हों कुछ भी हों, जो महिलाएं या लड़कियां परिचित होती, मैं उनको लड़की ही कहता हूँ। तो मैंने प्यार से कहा, कहाँ हो लड़की? उसका जवाब आया, 7 तालों में बंद। तो मैंने कहा, बन गई लघु कथा।
कहते क्या लिख दोगे? मैं कहा लिख दूंगा। तो जो मैंने लिखा वह आपके सामने है, 7 ताले और 1 ताला। अरे लड़की कहाँ हो? 7 तालों में बंद। अरे कौन कौन से ताले? पहला ताला माँ की कोख पर, पहला ताला माँ की कोख पर मुश्किल से तोड़कर जीवन पाया। दूसरा, भाई के बीच प्यार का ताला, लड़का लाडला हर घर में और लड़की जैसे कोई मजबूरी माँ बाप की, परिवार की। तीसरा ताला, शिक्षा के द्वारों पर ताले, ताले ही ताले। पुराने जमाने में तो गुरुकुल में लड़की आ ही नहीं सकती थी। आज भी बेटे को पढ़ाने की इच्छा रहती है, बेटी को रोक लेते हैं कि बस मेरा तो इतनी हिम्मत थी, आगे नहीं पढ़ा सकता। आगे मेरे रंगीन खूबसूरत कपड़ों पर भी ताले, यह नहीं पहनोगी, वह नहीं पहनोगी। घराने घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, घराने घर की लड़कियों की तरह रहा करो। ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? और आगे, समाज की निगाहों के पहरे, मोहल्ले में गली में कहीं रहो, कहाँ जाती है, किधर जाती है, ध्यान रखो, किधर से आई, कहाँ से आई। समाज की निगाहों के पहरे, कैसे चलती है, कहाँ जाती है, क्यों ऐसा करती है, क्यों वैसा करती है। और आगे, गाय की तरह धकेल कर दी मेरी शादी, गाय की तरह धकेल कर दी मेरी शादी, मेरी पसंद पर ताले ही ताले। तो क्या जहां कहा है वहां शादी कर लो और हमारा पीछा करो। और पत्नी बनकर भी ताले ही ताले, यह नहीं करोगी, वह नहीं करोगी। मेरे पंखों और सपनों पर ताले ही ताले, कोई उड़ान नहीं भर सकती, पाबंदी ही पाबंदी। अब हो कहाँ? अरे बताया नहीं, 7 तालों में बंद। ये ताले लगाए किसने? ये ताले लगाए किसने? बताया ना, जिसका भी बस चला, जिसका भी बस चला उसने लगा दिया ताला। तो खोलेगा कौन? मैं ही, और कौन? नहीं हो रहे? ना देख लो। अच्छा। इसी तरह लड़कियों पर एक और लोग होता है जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में पढ़ाई कर रही है, सिलेबस में। यह मैंने अपने ही वो रचनी है, इसकी कजन सिस्टर है, मतलब मेरे छोटे भाई की बेटी, उस पर लिखी है। आजकल तो वो इंग्लैंड रहती है, उसके लिए आगे बेटी हो गई है। जन्मदिन, जन्मदिन लड़कियों की दशा पर है। छोटे भाई की छोटी बेटी, छोटे भाई की छोटी बेटी हमारे पास आई हुई। एक सुबह नाश्ते पर कहने लगी, बड़ी माँ मेरी एक बात सुनो। हाँ कहो बेटे कहो। पत्नी ने उचकारते हुए कहा, आज मेरा जन्मदिन है, मनाओगी? बड़ी बड़ी आंखों में मन्नू ने बड़ा सवाल किया। हाँ मनाएंगे। अरे मनाएंगे क्यों नहीं? पत्नी ने चहकते हुए कहा, केक बनवाएंगे? हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं बनवाएंगे। अच्छा मोमबत्तियां जलाएंगे? हाँ हाँ मोमबत्तियां भी जलाएंगे। कुछ मेहमान भी बुलाएंगे? हाँ 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 बेटी बुला लेंगे। अच्छा गिफ्ट भी मिलेंगे? हाँ हाँ गिफ्ट ही देंगे। हाँ बेटी पर तुझे हमारे ऊपर शक क्यों हो रहा है? अब जवाब सुनना, क्यों लिखी गई ये रचना।
बड़ी माँ, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाता ना, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। डैडी मेरे भाई का जन्मदिन तो धूमधाम से मनाते हैं, पर मेरा जन्मदिन भूल जाते हैं। आप कितनी अच्छी है मेरी प्यारी अम्मा। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे और वह कह रही थी, बेटी तू हर साल आया कर, हम तेरा जन्मदिन अवश्य मनाया करेंगे। मन्नू की आंखों में आंसू इंद्रधनुष के 7 रंगों में बदल गए थे। अब आपकी पसंद की और उम्र की जो मैंने कहा था वो रचना सुना के मैं आपसे विदा लूंगा। वैसे तो 2 हैं, तुम्हें याद है सर्वोत्तम क्या है? आ जाओ, ये सुना देगी दीदी और तो मैं आपसे विदा लूंगा, ये सुना देगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने भावों को, भावनाओं को और अपनी लेखनी को और तराशेंगे और अच्छा लिखेंगे, आसपास समाज को देखेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया लिखेंगे। अभी आप हैरान होंगे, एक बच्चा लाल है यादव, किसी ने उसका नाम नहीं सुना था। बच्चा लाल यादव का किसी ने नाम नहीं सुना था, इलाहाबाद का कवि है। उसने कविता लिख दी, तो कविता मुझे 2-3 बार वीडियो आया उसका। उस कविता को वीडियो पे कल भी आ रहा था, उसका अपना भी प्रोग्राम आ रहा था। 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने सुना है, 2.5 लाख से ऊपर लोग। आप भी कुछ ऐसा लिखिए कि आपको 2.5 से बजाय 5 लाख लोग सुने, इतना बढ़िया लिखिए। वो कविता दलितों पर है और बहुत अच्छी कविता है, मैं रवि को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसने ये बताने की कोशिश की है, वो मान लो कोई उससे पूछता है कि हाँ भाई कौन जात हो, तो कहता हम वो जात हैं जिसे गाली दी जाती है, जिसे छोटा समझा जाता है, जिसे दूर बिठाया जाता है, इस तरह की बात, हम वो जात। कहता फिर कभी मुर्गा खाया है? इलेक्शन के टाइम कहता वैसे तो हम दाल भात ही खाते हैं, लेकिन आपके इलेक्शन में मुर्गा खाया है। इस तरह की उसने जो भावनाएं दी हैं कि आपके इलेक्शन में, लास्ट लाइन उसकी यही रहती है कि हमारी जात, वो कहता है भाई अगर तुम छोटी जात हो तो हम तो सोचा हिंदू जात हो। कहता हाँ हिंदू भी होता हूँ आपके इलेक्शन। वो इतनी प्यारी कविता है कि आप इस तरह लिखने की कोशिश कीजिए कि लोग आपको सुने, आपकी बातें, आपके संदेश क्लियर होने चाहिए, ये बात सुनिए। तो एक बात और मैंने नोट किया था, बहुत अच्छा शेयर आप लोगों के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, तराशिए खुद को, तराशिए खुद को कुछ इस तरह जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस तरह जहां में, पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस है। फिर आऊंगा जल्दी आप लोगों के बीच, मैं बेटी वो लोग बताए